Yeah. In the today's session, we are going to begin with unit number 2. Unit number 2. In unit number 2, we have the topics of audit of shares, audit of debentures. It is an investigation, various types of investigations that we will discuss in unit number 2. Today we will see the investigation. या जो मैंने आपको मटेरियल शेयर किया है अभी, जो स्लाइड शेयर किया है, या इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. पहले हम उस पर एम्फेसाइज कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा. अगर हम दोनों कंपेयर करेंगे, 10 पॉइंट रखेंगे दोनों के कंपैरिजन में, 10 पॉइंट्स हम रखेंगे. ऑडिट के 10 पॉइंट सामने इन्वेस्टिगेशन के 10 पॉइंट, तो आपको ऑडिट क्लियर हो जाएगा 10 पॉइंट का, इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो जाएगा, एंड दोनों का कंपैरिजन भी क्लियर हो जाएगा. यस, तो आपको आपकी थॉट प्रोसेस है वो भी काफी प्रॉपर्ली वेल स्पेसिफाइड रहेगी. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. ऑडिट मैंने आपको पढ़ाया, इट इज ऑल अबाउट द रीजनेबल केयर. बिकॉज ऑडिटर को रीजनेबल केयर लेना है, हॉरिजॉन्टल चेक करना है, पूरा पीएनएल, पूरा बैलेंस शीट, सभी लाइन आइटम चेक करना है. बिकॉज ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो एंटायर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज द कवरेज. तो उतना इस 6 मंथ्स में नहीं हो सकता, क्योंकि 30 सितंबर तक फाइनल कर देना है. तो दैट इज द रीजन ऑडिट इज एन हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन. आपको रीजनेबल केयर लेना है. जब आपको डाउट क्रिएट होता है, सस्पिशियस क्रिएट होता है, तो ही आपको डेप्थ में जाना है. क्लियर? या अदरवाइज इट इज ऑल अबाउट द रीजनेबल केयर. तो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन इज ऑडिट इज ऑल अबाउट रीजनेबल केयर एंड इन्वेस्टिगेशन इज इन डेप्थ एग्जामिनेशन. आते हैं ना क्राइम ब्रांच वाले, सीबीआई वाले आते हैं, सीआईडी वाले आते हैं, दैट इज इन्वेस्टिगेशन. बैंक में फ्रॉड होते हैं तो आरबीआई वाले आते हैं, दैट इज द इन्वेस्टिगेशन. या इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होता है, स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है. जहां फ्रॉड हुआ है वहां इन्वेस्टिगेशन होगा, और वो इन डेप्थ चेक होगा, उसके रूट तक जाएंगे. इन्वेस्टिगेटर है, उसके रूट तक जाएंगे, और किसने फ्रॉड किया है, कितने अमाउंट का फ्रॉड है, और फ्रॉड का रीजन क्या था, वो डिटरमाइन करते हैं. तो फर्स्ट डिफरेंस इज ऑडिट इज ऑल अबाउट रीजनेबल केयर, इन्वेस्टिगेशन इज ऑल अबाउट इन डेप्थ एग्जामिनेशन. सेकंड डिफरेंस, स्कोप. ऑडिट में एंटायर पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऑल एरियाज टू बी एग्जामिन्ड. पीएनएल में जितनी लाइन आइटम है सभी लाइन आइटम चेक करनी है, बैलेंस शीट में जितनी लाइन आइटम है सभी लाइन आइटम चेक करनी है. तो स्कोप काफी वाइडर है इन केस ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट. बट इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक स्पेसिफिक एरिया जहां फ्रॉड हुआ है वही एरिया चेक होगा, एक ही एरिया चेक होगा, और वो इन डेप्थ चेक होगा, रूट तक चेक होगा. यहां स्कोप लिमिटेड है, यहां स्कोप काफी, ऑडिट में स्कोप काफी वाइडर है. थर्ड, ऑडिट में 1 साल का ऑडिट होता है. फॉर एग्जांपल 21-22 फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ऑडिट हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट 21-22 की चेक की जाएगी. बी क्लियर? तो पर्टिकुलर ईयर इज द कवरेज. एंड इन्वेस्टिगेशन में फ्रॉड के रूट तक जाना हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक उसका रूट है. 5 साल तक आगे गए, तब पता चला कहां से फ्रॉड स्टार्ट हुआ. तो हो सकता है 5 साल आपको चेक करना पड़ेगा, उसके रूट तक जाना पड़ेगा. तो टाइम पीरियड मे बी मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर तक जाना पड़ेगा, हो सकता है, पॉसिबल है. तो ऑडिट में द टाइम पीरियड इज 1 ईयर is the coverage, and here maybe the more than 1 year. Yeah, the next one, fourth one, audit में specified qualification है, defined qualification है auditor की. must be the chartered accountant. yeah, अगर फाइनेंशियल ऑडिट हो रहा है तो must be the chartered accountant, पोस्ट ऑडिट हो रहा है तो must be the CMA, सेक्रेटरियल ऑडिट हो रहा है तो must be the company secretary. यानी कि यहाँ स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन है. इन्वेस्टिगेशन में नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन.
एक स्टेप और आगे आओ। ऑडिट में यहां स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ नॉलेज है, स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ नॉलेज, मीनिंग दैट सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज नॉलेज है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है हमारे पास, समझ लो 35-40 स्टैंडर्ड्स है हमारे पास ऑडिटिंग के। तो उस ऑडिट के सभी स्टैंडर्ड्स में जो मार्केट में बेस्ट प्रैक्टिस चलती है उसको स्टैंडर्डाइज किया, पेपर पे ले लिया और सभी ऑडिटर को मैंडेटरी कर दिया। तो सभी को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ही है। तो ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली रूटीन हो गया, तो रूटीन चीज है, नॉर्मलाइज चीज है, उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो इसलिए ऑडिट है वो स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस है। इन्वेस्टिगेशन में हर बार फ्रॉड अलग अलग कैटेगरी का फ्रॉड होता है। हर बार जो फ्रॉड करने वाला है वो एक दो स्टेप आगे चलता है। तो हर बार अलग अलग कैटेगरी का फ्रॉड है, तो वहां कोई स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस काम नहीं आएगी। वहां तो इन्वेस्टिगेटर को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो मे और मे नॉट बी हेल्पफुल, स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिसेस मे और मे नॉट बी हेल्पफुल, बी क्लियर। क्या हो सकता है कुछ केसेस में काम आए, कुछ केसेस में स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस काम ना आए। आपका कितना लॉजिक पावरफुल चल रहा है, आप कितना ज्यादा सोच रहे हो, कितना आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हो। इन्वेस्टिगेटर ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक फ्रॉड है वो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी का होगा, बी क्लियर। ऑडिट में इट इज अ हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन ऑफ एंटायर पीएनएल एंड बैलेंस शीट, एंड इन्वेस्टिगेशन इट इज अ वर्टिकल एग्जामिनेशन, उसके रूट तक जाना है। ऑडिट स्टार्ट विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑडिट स्टार्ट विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। जहां भी मैं समझ लो ऑडिट करने के लिए जाता हूं तो मैं पॉजिटिव एटीट्यूड से ही स्टार्ट करता हूं। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूं कि अकाउंटेंट की टीम ने फ्रॉड कर दिया, नो। पॉजिटिव एटीट्यूड से स्टार्ट करो तो वो लोग कोऑपरेट करेंगे। जब तक आपको कोई भी फ्रॉड की सिग्नल ना मिले तब तक आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से ऑडिट किया जाता है। जब फ्रॉड की सिग्नल मिले बाद में आपको डाउटफुल माइंड बनाना है और बाद में आपको इन डेप्थ जाना है। ऑडिट इस तरह से होता है। तो ऑडिट में 90% एरिया में तो आपको पॉजिटिवली ऑडिट खत्म कर देना है। तो ऑडिट स्टार्ट विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिविटी। क्या? एंड इन्वेस्टिगेशन तो फ्रॉड हुआ है, बाद में ही सीबीआई वाले आ रहे हैं, सीआईडी वाले आ रहे हैं। तो ऑलवेज इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट विथ सस्पिशियस माइंड। क्या? वो तो शंका के दायरे में है ही। वो लोग आए तो काफी लोग, सभी लोग को शंका के दायरे में ही देख रहे हैं। यस, तो इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज स्टार्ट विद द सस्पिशियस माइंडसेट एंड ऑडिट ऑलवेज बिगिन विद द पॉजिटिव माइंडसेट, बी क्लियर। व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द ऑडिट? टू गिव द ओपिनियन। 4 में से एक कैटेगरी का ओपिनियन देना है। मैंने आपको पढ़ा दिया फर्स्ट लेक्चर में। कौन सी 4 कैटेगरी में से एक कैटेगरी का ओपिनियन चूज करना ऑडिटर को? इट इज अनक्वालिफाइड, दैट इज क्लीन ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन मींस सम रिजर्वेशंस, एडवर्स ओपिनियन मेजर रिजर्वेशंस, एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मींस नो ओपिनियन। आपको कोई प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो नो ओपिनियन। ये 4 में से एप्रोप्रिएट कैटेगरी का ओपिनियन आपको चूज करके ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है और साइन करना है, पीएनएल एंड बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट। या इन्वेस्टिगेशन में एंड प्रोडक्ट इज इन्वेस्टिगेटर का रिपोर्ट आएगा। उसमें नॉर्मली 3 चीज आएगी। नंबर 1, फ्रॉड में कौन इन्वॉल्व है, पर्सन्स इन्वॉल्व। नंबर 2, कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है। एंड नंबर 3, यहां व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फ्रॉड। कौन पर्सन इन्वॉल्व है, कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है, एंड कौन से रीजन से ये फ्रॉड हुआ था। ये 3 चीज के साथ इन्वेस्टिगेटर का रिपोर्ट आएगा। या ऑडिट के लिए रिपोर्टिंग का टाइम पीरियड फिक्स है कि आपको 30 सितंबर पहले ये आपको रिपोर्ट दे देना है। इन्वेस्टिगेशन का टाइम, इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट का टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं। इन्वेस्टिगेशन 1 साल चल सकता है, 2 साल, 3 साल भी चल सकता है, तो उसका टाइम फ्रेम कोई भी फिक्स नहीं है, बी क्लियर। क्या? इन्वेस्टिगेशन में मैं ऐसा मानता हूं ऑडिट में 2 कैटेगरी के एविडेंस होते हैं, पर्सुएसिव एविडेंस एंड बोलते हैं ना कंक्लूडिंग एविडेंस। या कंक्लूडिंग एविडेंस मींस फुल एंड फाइनल एविडेंस, एंड पर्सुएसिव एविडेंस मींस मे और मे नॉट बी फुल एंड फाइनल। या तो ऑडिट में काफी एविडेंस ऐसे होते हैं, हो सकता है कि उसमें क्लाइंट ने चेंज कर दिया है तो भी वो मुझे दिया है और मैं उस पर रिलाई कर रहा हूं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ऑडिट में काफी डॉक्यूमेंट पर्सुएसिव इन नेचर है एंड काफी कंक्लूडिंग इन नेचर है। एंड इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर will rely upon concluding evidence only, full and final evidence.
इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं होगा कि इससे फ्रॉड हो सकता है, किया नहीं किया, ऐसा रिजल्ट नहीं आ सकता। मे और मे नॉट बी, नो, या तो उसने फ्रॉड किया है या तो उसने फ्रॉड नहीं किया, कंक्लूडिंग एविडेंस चाहिए। समझ लो, अगर क्राइम ब्रांच वाला है सीबीआई में, इसने मर्डर किया या तो मर्डर नहीं किया, तो दो में से एक ही चाहिए, क्लियर कट, क्लीन ओपिनियन, या तो डेफिनेटली कंक्लूडिंग एविडेंस, फुल एंड फाइनल एविडेंस है, उस पर ही वो भरोसा करेंगे, बी क्लियर। तो यहाँ आपको कंक्लूडिंग एविडेंस पे ही रिलाई किया जाएगा। तो ये मैंने 10-12 डिफरेंसेस आपके सामने रखा। तो दीज आर फॉर द ऑडिट्स, दीज आर फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब ऑडिट के बारे में अगर आपको लिखना है तो 10-12 पॉइंट लिख सकते हो, उसकी शॉर्ट नोट मैंने पढ़ाया भी है यूनिट 1 में। इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर ये 10-12 पॉइंट लिखना है तो आप लिख सकते हो डेफिनेटली, एंड दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हो 10-12 पॉइंट से, क्या बी क्लियर। अब आपके स्टडी मटेरियल थ्रू में जाते हैं, जो वहाँ मटेरियल दिया है, ये उसका मीनिंग दिया है, देखो इन्वेस्टिगेशन का। अब मैं थोड़ा स्पीडली रन करता हूँ। इन्वेस्टिगेशन इज एन एक्ट ऑफ डिटेल एग्जामिनेशन, आया ना डिटेल। ऑडिट इज एन हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन इज अ डिटेल एग्जामिनेशन of activities so as to achieve certain objective. Especially investigation is made in suspected places. मैंने आपको पढ़ाया, audit start with positive mind, investigation start with suspicious mind. Audit में पूरा कवरेज होता है, entire P&L balance sheet, यहाँ only suspected area. It finds out the nature and reasons of the suspected areas. Be clear. Number 2, an investigation is the process of detailed examination of activities so as to achieve the certain objective. It is the act of investigating or is the study to inquire about a particular thing or things. इसमें काफी इंक्वायरी होगा, काफी लोग की इंक्वायरी होगी इन्वेस्टिगेशन में, एंड बेस्ड ऑन दैट वो कंक्लूजन पे आते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज नीदर एन अकाउंटेंसी नॉर ऑडिटिंग, बट इट इज अ स्पेशल ऑडिट विथ लिमिटेड स्कोप। जो लिखा है लिमिटेड स्कोप, क्यों? ऑडिट में एंटायर P&L एंड बैलेंस शीट आता है, इन्वेस्टिगेशन में जो एरिया में फ्रॉड हुआ है वही पर्टिकुलर एरिया चेक होगा। इट इज अ लिमिटेड स्कोप, कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट। एग्जामिनेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज मोर इंटेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव, एकदम इन डेप्थ एग्जामिनेशन होगा देन वन अंडर ऑडिट। ऑडिट में हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन होगा, रीजनेबल केयर इज इंपॉर्टेंट, यहाँ इन डेप्थ एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट, या बी क्लियर। Professional auditors are often engaged in investigate the accounts or related documents for a special purpose. Investigation में भी प्रोफेशनल ऑडिटर आते हैं। समझ लो ऑडिटर है, हम समझ लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्या? तो हमारी इंस्टीट्यूट आज इन्वेस्टिगेटर का इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एक कोर्स करवाती है, पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि सीए बन जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन का मैं कोर्स कर सकता हूँ, एग्जाम पास कर सकता हूँ, तो मुझे इन्वेस्टिगेटर का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ऑडिटर है तो उसके पास काफी नॉलेज तो है ही, एंड प्लस इन्वेस्टिगेशन का कोर्स किया है तो उसको काफी और टेक्निक पता है किस तरह से फ्रॉड फाइंड करने का। तो ऐसे प्रोफेशनल ऑडिटर आते हैं, स्पेशल ऑडिटर आते हैं। सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वेस्टिगेटर नहीं बन सकते। इसमें से जो एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एरिया में एग्जाम पास किया है इन्वेस्टिगेटर का, वो लोग नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन में आते हैं, बी क्लियर। या तो गवर्नमेंट की एजेंसी आती है, क्राइम ब्रांच वाले, सीबीआई वाले, उसका रोज यही डायरेक्शन में दिमाग चलता है, तो उसके उसमें मास्टरी आ गई है, तो वो फ्रॉड इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। या तो इसमें नॉर्मल इसमें ऑडिटर आते हैं, इसमें हाईली स्किल, वो पर्टिकुलर एरिया में जो स्किल ऑडिटर है, प्रोफेशनल ऑडिटर है, वो आते हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन इम्प्लाइज something in addition to verification of the accuracy of the figures of the balance sheet. Balance sheet P&L में क्या होता है? Reasonable care. It is a verification of accuracy of the figures in the balance sheet. But investigation में it is beyond that, beyond out of the box. बॉक्स से आपको बाहर जाना पड़ेगा, या नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस से बाहर निकलना पड़ेगा, रूटीन आपकी थिंकिंग प्रोसेस से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको आगे सोचना पड़ेगा, तो आप वो फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं। It is normally carried out with the object of establishing a fact or obtaining information of a particular nature required by a particular client. क्लाइंट कौन से पर्पज से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैंने जो आपको 10-12 डिफरेंसेस पढ़ा है उसमें आई थिंक सब कुछ कवर है, तो वो मेरा 10-12 डिफरेंसेस याद रखना, ऑडिट सामने इन्वेस्टिगेशन और दोनों का कंपैरिजन, तो आपको माइंड काफी वाइडर रहेगा, आपको सोचने के लिए काफी बैकग्राउंड मिलेगा। यस, और कोई जगह पे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन।
अगर आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हो, समझ लो हम इन्वेस्टिगेटर है, तो हमको नॉर्मली कौन से प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ गाइडिंग प्रिंसिपल्स उसने दिया, प्रैक्टिकली ये स्टेप्स बोलो तो भी चलेगा, प्रोसीजर बोलो इन्वेस्टिगेशन का तो भी चलेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, यस, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। क्या, कौन से पर्पस के लिए आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हो, क्या हुआ। समझ लो पार्टनरशिप में फ्रॉड हुआ, तो एक पार्टनर ने अपॉइंट किया इन्वेस्टिगेटर को वो फ्रॉड फाइंड करने के लिए, तो आप उसके लिए चेक करने के लिए जा रहे हो। समझ लो मर्जर अमालगमेशन हो रहा है, तो सामने वाली बैलेंस शीट, जो कंपनी सेलिंग कंपनी है, उसकी पूरी बैलेंस शीट इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप जा रहे हो। व्हाट इज द एग्जैक्ट पर्पस, वो पर्पस ऑब्जेक्टिव आपको देख के जाना चाहिए। क्यों, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है बैक माइंड में, तो वही लाइन में आप पूरी ऑडिट प्रोसीजर, आपकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर पूरी सेटअप कर सकते हो। तो आपका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर होना चाहिए, दैट शुड बी क्लियर। आपके क्लाइंट के साथ बैठ के क्लियर कर लो। नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन कब होता है, काफी एरिया में होता है। चलो पहले मैं वो आपको पढ़ा दूं, बाद में एक क्वेश्चन पे आते हैं, पहले देख लो आपको एग्जैक्टली पता चले। देखो वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या लिखा, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। समझ लो एक हमारी पार्टनरशिप फर्म चल रही है, इसमें 5 पार्टनर है, हम एक पार्टनर नया ले रहे हैं, तो जो नया पार्टनर है वो बोल रहा है क्या आपकी फर्म बराबर है ना, फर्म में फ्रॉड तो नहीं है ना। आपकी फर्म बोल रही है कि आप 1 करोड़ रुपीस वो पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, तो हम उसको पार्टनरशिप में लेंगे और उसको 10% पार्टनरशिप का शेयर देंगे। हमने ये डिसाइड किया, हमने ऑफर किया, तो सामने वाला पार्टनर भी एक्सपेक्ट करेगा क्या कि नो नो, आप जो बोल रहे हो कि आपकी फर्म ऐसी है, इतनी नेटवर्थ है, इतनी एसेट्स है, इतनी लायबिलिटी है, आपका परफॉर्मेंस ऐसा है, वो सब कुछ मुझे एक बार चेक करवाना है। तो वो इनकमिंग पार्टनर है, वो इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करेगा, पार्टनरशिप फर्म में यहाँ थरोली चेक करेगा और वो पूरा रिपोर्ट अपने इनकमिंग पार्टनर को देगा और उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो दिस इज अ पर्पस, यस। तो अकॉर्डिंगली आपको सोचने का, तो जो इन्वेस्टिगेटर आएगा वो यही लाइन में सोचेगा क्या कि इनकमिंग पार्टनर जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, वो अमाउंट एंड उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है। या सेकंड क्या लिखा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हु वांट्स टू परचेज अ रनिंग बिजनेस, इट इज एज गुड एज द इन्वेस्टमेंट। यहां भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो, कोई बिजनेस परचेस करने के लिए जा रहे हो, तो सेलिंग कंपनी का आपको थरोली ऑडिट करना पड़ेगा, थरोली इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटर का रिपोर्ट आएगा और उसके बेसिस पे आई विल टेक द डिसीजन कि वेदर टू इन्वेस्ट यस और नो। थर्ड कैटेगरी, इन्वेस्टिगेशन व्हेन फ्रॉड इज सस्पेक्टेड, यस, काफी बार फ्रॉड होता है, बैंक में फ्रॉड हुआ या तो कोई कंपनी में फ्रॉड हुआ, तो जो उस वो फ्रॉड फाइंड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो यहां आपको ओनली यही एंगल से चेक करना चाहिए कि यहां कहां एग्जैक्ट फ्रॉड हुआ है, किस कौन से पर्सन ने फ्रॉड किया, कौन से रीजन से फ्रॉड हुआ, कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है फ्रॉड में, या वही डायरेक्शन में आपको सोचना चाहिए। या इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ लेंडर ऑफ द मनी, यस, समझ लो बैंक लोन देने वाली, इट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। बैंक इन्वेस्ट कर रही है आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी को समझ लो 100 करोड़ की लोन देने वाली है, तो बैंक है, बैंक भी इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट कर सकती है क्या, कंपनी का पूरा एनालिसिस करे, पूरा इन्वेस्टिगेशन करे और उसके बेसिस पे बाद में बैंक लोन देगी, या अगर बैंक सेटिस्फाइड होगी तो। या इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, अगर आप नजदीक से देखो ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने आपको एक ही चीज यहां रन हो रही है, क्या, शेयर होल्डर है मींस वो इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो मेजोरिटी लोग जब इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं कोई कंपनी में, लोन देने के लिए जा रहे हैं, वो टाइम पे जो इनकमिंग पार्टनर है, इनकमिंग हमारा बायर है, वो इन्वेस्टिगेशन कराएगा। आप भी समझ लो, आप कोई कंपनी में अगर 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे थोड़ा इन्वेस्ट कर दोगे, आप थरोली चेक करवाओगे प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर के पास, प्रोफेशनल ऑडिटर के पास। एक बार उसका रिपोर्ट आएगा और वो बोलेगा कि इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन बिहाफ ऑफ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, बी क्लियर। या एंड काफी बार इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट, समझ लो कोई कंपनी में फायर हुआ, तो कितना फायर हुआ, कितना स्टॉक चला गया, तो इंश्योरेंस कंपनी वो पे करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेटर भेजेगी, थरोली चेक करेगी कि कंपनी ने बोला कि इसमें 5 करोड़ का स्टॉक था, वो फायर हो गया, तो एक्चुअली 5 करोड़ का था या नहीं था, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, बी क्लियर। और बाद में इंश्योरेंस कंपनी अब पेमेंट करेगी, बी क्लियर। दिस इज ऑल्सो अबाउट दैट वन। तो माई क्वेश्चन इज, अभी हम सभी डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, सभी कैटेगरी के इन्वेस्टिगेशन डिटेल में देखेंगे,
बट मैंने आपको इसीलिए टाइप्स पढ़ाया, आपको पता चला कि कौन से टाइप्स का हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने वाले हैं। तो माय क्वेश्चन इज, एज एन इन्वेस्टिगेटर मुझे कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए? तो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल हम देख रहे थे क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आप एज ए इनकमिंग पार्टनर के भी हेल्प में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आप प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के भी हेल्प में कर रहे हो, आप बैंक लोन देने वाले इसलिए कर रहे हो, फ्रॉड के लिए कर रहे हो, फ्रॉड हुआ है इसलिए कर रहे हो, कौन से पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, दैट शुड बी क्लियर ऑन डे 1, बी क्लियर। क्या नंबर 2, फॉर्मूला formulation of the program of the investigation. Yes, audit program में बोलता हूँ ना, या प्रोफेशनल अकाउंटेंट should make his investigation program according to the purpose of the investigation. Program should be flexible so that it could be adjusted or modified as the actual investigation work proceeds. आपको पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन प्लान कर लेना चाहिए, पूरा प्लानिंग बोलते हैं ना, अगर आपका प्लानिंग पावरफुल है तो आप एग्जीक्यूट अच्छी तरह से कर पाओगे, और तो आपको सक्सेस मिलने का चांसेस ज्यादा है, और आप थोड़ा सिस्टमेटिकली जाओगे। तो प्लानिंग इज मस्ट। तो इन्वेस्टिगेशन के पहले आपको पूरा प्लान कर लेना चाहिए बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ यू। आपके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो ऑब्जेक्टिव के साथ आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हो, अकॉर्डिंगली पूरा प्लानिंग करो। क्या कौन सा एरिया चेक होगा, हमारे ऑफिस में से समझ लो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं तो हम ये प्लान करेंगे क्या कौन सा एरिया चेक करना है, हमारी कौन सी टीम जाएगी, कितना टाइम अलोकेट करेंगे, क्या उसके लिए हमारे पास अगर चेकलिस्ट है, गाइडलाइंस है, तो क्या गाइडलाइंस फॉलो करेगी हमारी टीम, वो पूरा प्लानिंग किया जाएगा। तो नॉर्मली इट इज ऑल अबाउट एरियाज, स्पेसिफाइड एरियाज टू बी एग्जामिन, एलोकेशन ऑफ टाइम, एलोकेशन ऑफ स्टाफ, मेरा कौन सा स्टाफ जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, चेकलिस्ट, कौन से डॉक्यूमेंट पे भरोसा करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग पेपर्स, ये सब कुछ प्लान करना, दैट इज कॉल्ड formulation of program of investigation. Number 3, efficiency and reliability of accounting records. Yeah, investigator must be careful in determining the method of work to be followed and the extent of investigation to be carried out. He should consider the nature of business, the efficiency and reliability of the accounts maintained and internal control system in operation. Yes, as an investigator जब आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हो, ये मेरी एडवाइस है, क्या पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि कंपनी में हर डिपार्टमेंट में कंट्रोल सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सेट ऑफ प्रोसीजर है, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर के मुताबिक काम हो रहा। तो कंपनी में कंट्रोल सिस्टम कैसी है चेक कर लो। कंट्रोल सिस्टम अगर वीक है तो फ्रॉड होने की हाई पॉसिबिलिटी है, कंट्रोल सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो फ्रॉड होने की कम पॉसिबिलिटी है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसी है, उसके बेसिस पे आपको आपका एक्सटेंट ऑफ वर्क कितना इन डेप्थ चेक करना है वो पता चलेगा। बी क्लियर, समझ लो, यू टेल मी, हमने पहले कंट्रोल सिस्टम रिव्यू कर लिया सभी डिपार्टमेंट में, उसका रिजल्ट आया कि कंट्रोल सिस्टम इज वीक, तो मुझे सभी चीज डिटेल में चेक करनी है। क्यों, कंट्रोल सिस्टम वीक है तो यहाँ हर जगह पे घोटाला हो सकता है, तो मुझे सभी चीज डिटेल में चेक करनी है। अगर मैंने कंट्रोल सिस्टम रिव्यू किया, उसका रिजल्ट आया कि कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग, तो मैं काफी चीज पे भरोसा कर सकता हूँ, और मैं एवरेजली चेक करूंगा तो भी चलेगा, जहां जरूरत है वहां डेप्थ चेक इन डेप्थ चेक करूंगा, बाकी रीजनेबल चेक करूंगा तो भी चलेगा। तो बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आई डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ माय इन्वेस्टिगेशन वर्क, कितना इन डेप्थ जाना है वो आपको पता चलेगा। या तो आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू कर लेनी चाहिए पहले, बाद में इन्वेस्टिगेटर शुड एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड डिलिजेंटली। यस, आपको अगर आप इन्वेस्टिगेटर हो, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर हो, तो इंडिपेंडेंस इज मस्ट। ऐसा ना हो कि आप फ्रॉड पकड़ने के लिए गए थे, फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए गए थे, मगर आपने वहां जाकर सेटलमेंट कर लिया वो फ्रॉड वाले बंदे के साथ। क्या, दैट शुड नॉट हैपन। आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपको जो अपॉइंट किया है जो बंदे ने, उसके बिहाफ में आपको काम करना है, और उसको इंडिपेंडेंटली जो फैक्ट है आपने जो एग्जामिन किया, जो आपको फैक्ट मिला, वही उसको रिपोर्ट करना है। क्या, कुछ भी बायस नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली आपको अनबायस प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। आई कैन से ये ऑडिट में भी काम आता है, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, दिस इज मस्ट एज एन इन्वेस्टिगेटर। या और आपको डिलिजेंटली काम करना, मतलब आपकी जो स्किल है, आपके पास जो प्रोफेशनल नॉलेज है, उसके मुताबिक प्रोफेशनल एटीट्यूड
आपको डेवलप करके काम करना है। मीन्स जो प्रोफेशनल सेट ऑफ स्किल है आपके पास है, वो आपको ऑब्जेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है, उसके मुताबिक ही काम करना है। बी क्लियर? क्या? नंबर 5, इंक्वायरी अबाउट द कैरेक्टर एंड पोजीशन ऑफ द क्लाइंट स्टाफ। क्या लिखा है? एन इंक्वायरी मस्ट बी मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट इनटू द पोजीशन एंड कैरेक्टर ऑफ द पर्सन्स इन कनेक्शन विद द बिजनेस। यस, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ काम कर रहा है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के साथ, समझ लो आपकी कंपनी सामने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जा रही है, उसके बिहाल में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो जो सेलिंग कंपनी है उसका कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, कितनी एथिकल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। समझ लो आज अगर हम देखिए तो टाटा ग्रुप, अगर टाटा ग्रुप का नाम आता है तो डायरेक्ट एथिक्स उसके साथ आता है। यस, टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस, नारायण मूर्ति का नाम आता है, रतन टाटा का नाम आता है। तो मतलब माय क्वेश्चन इज, अगर कंपनी में एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है और उसकी सिस्टम ही ऐसी एथिकल सिस्टम है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। क्या आप काफी डेटा पे रिलाई कर सकते हो, इजीली रिलाई कर सकते हो। या तो इंक्वायरी अबाउट कैरेक्टर एंड पोजीशन ऑफ क्लाइंट स्टाफ, कॉर्पोरेट कल्चर, कंपनी की एथिकल सिस्टम, कंपनी की गुड गवर्नेंस सिस्टम, ये सब कुछ भी आपको पहले रिव्यू कर लेना चाहिए। बाद में कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स। यस, कंपनी में आप जा रहे हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपको काफी एक्सपर्ट के साथ भी कंसल्टेशन करना पड़ेगा। वैल्यूअर है, समझ लो बैलेंस शीट में अमाउंट आई है एसेट्स की, कहाँ से आई, तो मुझे वैल्यूअर का रिपोर्ट चाहिए, एक्सपर्ट वैल्यूअर का रिपोर्ट चाहिए कि प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी वैल्यूअर होते हैं, मशीनरी है तो मशीनरी के वैल्यूअर होते हैं, क्या तो वैल्यूअर के सर्टिफिकेट मुझे चाहिए। इनकम टैक्स की समझ लो लायबिलिटी का प्रोविजन किया तो मुझे उसके ऑडिटर या तो उसका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका सर्टिफिकेट चाहिए कि बराबर प्रोविजन हुआ है। इनकम टैक्स का समझ लो कोई मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है कंपनी का, तो इट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी, कंपनी हार भी सकती है, कंपनी जीत भी सकती है, तो जो हमारा लॉयर फाइट कर रहा है हमारा केस, उसके पास से सर्टिफिकेट चाहिए कि कितनी पॉसिबिलिटी है विनिंग की, तो अकॉर्डिंगली असेट्स एंड लायबिलिटी फाइनलाइज कर सके। असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ, और उतना ही बिजनेस वैल्यूएशन नॉर्मली आता है, उतने में नॉर्मली हम कंपनी खरीदते हैं। क्या तो कंपनी की प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, परचेस कंसीडरेशन डिटरमाइन करने के लिए असेट्स एंड लायबिलिटी फ्रीज करना पड़ेगा। असेट्स एंड लायबिलिटी फाइनलाइज करने के लिए आपको काफी एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा, उसके पास से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एज एन इन्वेस्टिगेटर, एंड देन यू कैन रिलाई, बी क्लियर। एंड पॉइंट नंबर 7, it is एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग्स एंड प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स। यस, आपने पूरा बाद में आपने जो पूरा प्लानिंग किया था ना, हमने कौन सा एरिया चेक करना है, हमने स्टाफ टीम एलोकेट की थी, हमने टाइम एलोकेट किया था, हमने चेकलिस्ट बनाया था, कौन से वर्किंग पेपर पर ट्रस्ट करना है वो बनाया था। दैट वाज माय ऑडिट प्रोग्राम, दैट वाज माय इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, दैट वाज माय इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग। तो जो प्लानिंग किया था उसके मुताबिक ही इन्वेस्टिगेशन किया जाए। हमारी वो टीम जाएगी, वही एरिया चेक करेगी, वही डॉक्यूमेंट चेक करेगी, हमारी जो गाइडलाइंस थी गाइडलाइंस के मुताबिक ही वो चेक करेगी, तो वो सब कुछ थरोली चेक करके आएंगे, डिटेल में चेक करके आएंगे। तो दैट इज कॉल्ड रियल ऑडिट, रियल इन्वेस्टिगेशन। तो रियल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, बाद में उसकी फाइंडिंग्स होगी। फाइंडिंग्स मीन्स समझ लो हम वो कंपनी, हम परचेजिंग कंपनी के बिहार में से गए थे सेलिंग कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो हम लास्ट में फाइंडिंग्स क्या फाइंड करेंगे कि कंपनी के पास इतनी असेट्स है, फाइनली इतनी लायबिलिटी, असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ इतनी है। अब परचेजिंग कंपनी डिसाइड करेगी, समझ लो असेट्स आई 500 करोड़, लायबिलिटी आई 100 करोड़, तो फाइनली 400 करोड़ इज नेटवर्थ। तो 400 करोड़ की जो नेटवर्थ है, अब वो मैं मेरे इन्वेस्टिगेटर है अपने रिपोर्ट में लिख देगा इतनी नेटवर्थ है। अब वो परचेजिंग कंपनी डिसाइड करेगी कितने में कंपनी परचेस करनी है, तो आपको आपका फाइंडिंग्स, आपने जो सभी एसेट्स है, सभी लायबिलिटी फाइनल की है, वो आपकी रिपोर्ट में लिखनी है। रिपोर्ट रेडी करना है आपको कंप्लीटली, या रिपोर्ट में सब कुछ क्लेरिफिकेशन भी लिखना है, आपने किस किस के सर्टिफिकेट पे भरोसा किया, वैल्यूअर के सर्टिफिकेट पे कहाँ भरोसा किया, इनकम टैक्स में कोई टैक्स एक्सपर्ट के सर्टिफिकेट पे भरोसा किया लायबिलिटी फाइनलाइज करने में, क्या तो जो जो आपने चीज फॉलो की है, कितना आपने डेप्थ में चेक किया, कहाँ सैंपलिंग किया, सब कुछ आपके रिपोर्ट में लिख देने का, क्या रिपोर्ट फाइनलाइज कर दो। देन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड वर्किंग पेपर्स। यस, आपने जो रिपोर्ट दिया ना, तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आपने काफी वर्किंग पेपर कलेक्ट किया, जो वर्किंग पेपर कलेक्ट किया सभी एसेट्स एंड लायबिलिटी के रिलेवेंट,
उसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट देने का। क्या आपने जो रिपोर्ट में दिया हर चीज का आपके पास सपोर्टिंग होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन। एज एन इन्वेस्टिगेटर आप आपके रिपोर्ट में जो फाइंडिंग लिखते हो कि इतनी एसेट्स है, इतनी लायबिलिटी है, हर चीज का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कल आपका क्लाइंट पूछे कि सर ये फिगर कहां से आई, तो आपके पास सपोर्टिंग होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग पेपर्स। ये हम ऑडिट में भी वर्किंग पेपर्स फॉलो करते हैं, वर्किंग पेपर्स कलेक्ट करते हैं, तो सेम प्रोसीजर हियर। क्या एंड फाइनली क्लाइंट को रिपोर्ट कर दो। क्या क्लाइंट को फाइनली रिपोर्ट कर दो, ये रिपोर्टिंग है आपके लेटर हेड पे कंप्लीटली रिपोर्ट पूरा ड्राफ्ट कर दो। और रिपोर्ट में नॉर्मली क्या होना चाहिए, इट शुड जनरली कवर द फॉलोइंग। क्या रेफरेंस टू द रिसीव, क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिली थी, अ स्टेटमेंट ऑफ वर्क डन, हमने क्या क्या काम किया, अ स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन सपोर्टेड बाय फैक्ट एंड फिगर, यस फाइनली ये एसेट्स एंड लायबिलिटी कितनी है, एंड स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन्स रीच। और हम फाइनली एडवाइस भी करेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए, क्लाइंट को एडवाइस भी करेंगे कि कंपनी कितनी अमाउंट तक हम परचेस कर सकते हैं। या दैट इज कॉल्ड माय रिपोर्ट, बिग क्लियर, बिग क्लियर। क्या तो इतने स्टेप्स हमको नॉर्मली फॉलो करना चाहिए। कौन कौन से स्टेप थे, एक मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं तो आपको पूरा पता चले, रिव्यू कर लेते हैं। या गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है। नंबर 1, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव फाइनल कर दो। नंबर 2, अकॉर्डिंगली आपका ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपका पूरा प्लानिंग फाइनल कर दो। प्लानिंग में क्या क्या लोगे आप, एरियाज टू बी एग्जामिन, स्टाफ एलोकेशन, टाइम एलोकेशन, चेकलिस्ट मींस गाइडलाइंस, वर्किंग पेपर्स टू बी कलेक्टेड, ये सब कुछ फाइनलाइज कर दो। नंबर 3, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू कर लो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिव्यू कर लो। नंबर 4, आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है, डिलीजेंटली काम करना है, प्रोफेशनली काम करना है, या आपको अनबायस्ड ओपिनियन देना है। बाद में इंक्वायरी अबाउट कैरेक्टर एंड पोजीशन ऑफ द क्लाइंट स्टाफ, कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट, काफी एक्सपर्ट की आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी, उसके बाद सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो रेलेवेंट एरिया के एक्सपर्ट है। बाद में एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट रिपोर्ट, फाइंडिंग्स आपने जो जो फाइंड किया है उसका कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस कर लो, फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट रेडी कर लो। आपको वर्किंग पेपर्स कलेक्ट कर लेना है, जो आप ओपिनियन देने के लिए जा रहे हो उसके सपोर्टिंग में आपके पास वर्किंग पेपर्स होना चाहिए। एंड बाद में आप फाइनली ओपिनियन ड्राफ्ट कर दो, ओपिनियन मींस रिपोर्ट फाइनल कर दो, रिपोर्ट्स में कंप्लीट फाइंडिंग्स ड्राफ्ट कर दो, जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। समझ लो हम वो कंपनी खरीदने के लिए जा रहे थे, तो मीनिंग दैट सभी एसेट्स आपकी रिपोर्ट में होनी चाहिए, सभी लायबिलिटी, फाइनल लायबिलिटी, एसेट्स किस तरह से फाइनल की, लायबिलिटी किस तरह से फाइनल की, आपने कितना डिटेल में चेक किया, आपने क्या क्या काम किया, आपका ऑडिट प्रोग्राम कैसा था, आपका इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्राम कैसा था, सब कुछ इसमें लिखना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे आपने भरोसा किया, कौन से डॉक्यूमेंट पे भरोसा नहीं किया, सब कुछ लिखना चाहिए। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की लिमिटेशन क्या रही, वो भी आपको लिख देना चाहिए। या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने रिफर किया, सब कुछ आपको आपके रिपोर्ट में लिख देना चाहिए, तो आपके क्लाइंट को 100% पता चले और उसके बेसिस पे योर क्लाइंट कैन टेक द प्रॉपर डिसीजन। तो दैट इज दीज आर द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड व्हाइल इन्वेस्टिगेशन। यस ऑडियंस, यहां तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज रेज योर डाउट, प्लीज रेज योर डाउट। पहले हम आपका डाउट डिस्कस कर लेते हैं प्लीज। नाउ सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन, प्लीज प्लीज।